नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल आखिरी राउंड का इलेक्शन होने वाला है और उसके ठीक पहले कल रात को एक लेटर वायरल होता है, एक लेटर आता है जिसके हिसाब से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ढेर सारे ऑफिसर्स का की जो पोस्टिंग है वो अलग अलग जगहों पर की गई। जॉइंट सेक्रेटरीज के लेवल पे पोस्टिंग की गई, उसके पहले सेक्रेटरीज के लेवल पे आप पोस्टिंग देख चुके हैं। आर्मी के जो चीफ थे उनका आप देख चुके हैं, कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और इन सब के बीच मोदी जी का बयान आता है कि चुनाव के बाद के 6 महीने भूचाल आएगा। अब ये कैसा भूचाल आएगा ये आप लोग गेस करते रहिए। इन सब को छोड़कर वो चले गए तपस्या पर, और वो तपस्या पर हैं, वो मौन व्रत पर है। लेकिन टीवी चैनल्स अब अगले 2 दिनों तक लगातार बोलते रहेंगे, लगातार उनके तपस्या के विजुअल्स आते रहेंगे और इस बीच में ढेर सारे खेल जो हो रहे हैं वो होते रहेंगे। मेडिटेशन भारतीय परंपरा में एक बड़ी शानदार चीज मानी गई है, लेकिन मेडिटेशन की सबसे पहली शर्त होती है अकेले होना। अब उसमें अगर 4 कैमरे, 6 कैमरे, 8 कैमरे हैं तो कितना मेडिटेशन हो रहा होगा ये कोई नहीं जानता। और कोई मेडिटेशन पे जाए ना जाए ये उसका पर्सनल इशू है। मैं या अशोक वानखेड़े जी ये सवाल भी नहीं करेंगे कि 365 दिन जो वो काम करते हैं उसमें ये छुट्टियों में गिना जाएगा या फिर काम में गिना जाएगा। ये हमारा कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के ये कहना कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो 7 पीढ़ियां मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी और 6 महीने भूचाल आएगा। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये कैसा भूचाल आने वाला है? हमारा आपका जो भूचाल का अनुभव रहा है हिंदुस्तान में वो कोई बहुत बड़ा अनुभव तो है नहीं। यहाँ छोटे मोटे भूचाल आते हैं, निकल जाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी किस भूचाल की बात कर रहे हैं? ये राजनीतिक और सामाजिक भूचाल होगा सर, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यदि 370 पार 304, क्योंकि सवाल ये है कि चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये लोग इसलिए बोल रहे हैं कि इनको डर है कि ये जो बोल रहे हैं वो होगा नहीं। सवाल ये है कि हम कोई भविष्यवेत्ता नहीं है, लेकिन हम लोगों के बीच में घूम के वो जो विरोध है वो देख रहे हैं। उस हिसाब से यदि ये सत्ता में नहीं आते या अल्पमत की सरकार बना के ये सरकार को रेटते हैं आगे अपने बाकी ताकत के एजेंसियों के भरोसे, तो 6 महीने में संविधान बदलना तय है। 6 महीने में क्योंकि नागरिक अधिकारों से इस आदमी का बहुत ज्यादा बेर है। वो नागरिकों को अधिकार नहीं देना चाहता, क्योंकि जब नागरिकों को अधिकार मिलता है तो वो सवाल पूछता है। ये सवाल से नफरत करते हैं। ये जो कहते हैं, क्योंकि ये तो अपने आप को भगवान बोल चुके हैं, तो भगवान की वाणी को कौन चैलेंज करेगा? जो भगवान की वाणी है उसको चैलेंज नहीं करेगा। इनको लगता है कि ये गीता जो बोलते हैं वो गीता है, और गीता को मतलब श्री कृष्ण ने तो कम से कम अर्जुन को इतना अधिकार दिया था कि वो प्रश्न पूछे। वहां तो संजय को भी धृतराष्ट्र महाभारत में सवाल पूछता है, उससे बोलता है कि मैं तेरे जवाब से संतुष्ट नहीं। लेकिन यहाँ तो वो अधिकार भी नहीं। तो और जो राजकीय दल जो होंगे बाकी, यदि वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी हो गया इस देश में, या राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऐसी कंडीशंस डाली गई कि कोई राजनीतिक दल कहलाएगा ही नहीं, तो चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। फिर एक ही राजनीतिक दल है तो उसके चलते चुनाव क्यों, इतना खर्चा क्यों? विकास करना है, मथुरा का मंदिर बनाना है, अभी काशी के मंदिर का और जीर्णोद्धार करना है। और फिर मध्य प्रदेश में तो शिवराज ने कम से कम 108 109 मंदिरों के कॉरिडोर घोषित करके वो निवृत्त हुए मुख्यमंत्री पद से। तो ये तमाम काम करने हैं देश में। तो ऐसे में आपको अभी जम्मू पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेना है, और विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है। ये तमाम कारण होंगे, इसलिए चुनाव नहीं होंगे, अधिकार नहीं होंगे, और शायद इस देश को फिर दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आजादी की। 1947 में जो आजादी मिली वो फिर एक बार खतरे में आती है, दिखाई देती है, क्योंकि ये कोई विरोध नहीं है। इसके पहले अटल जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार गई, फिर आई, फिर गई, लेकिन कभी अटल जी को किसी ने ये नहीं कहा, या आडवाणी जी को ये नहीं कहा कि यहाँ संविधान बदलेगा या देश जैसा। क्योंकि संविधान बदलेगा हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं, और उन पे ऊपर एक्शन नहीं हो रही। इसका मतलब इनकी सुप्त इच्छा है जो उनसे कहलवा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, उन्होंने अपने आप को विनाशी घोषित कर दिया, उन्होंने अजन्म कहा कि वो उनका जन्म ही नहीं हुआ, वो तो बायोलॉजिकल जन्म नहीं, ऊपर से आ गए। ये तमाम बातें वो एक भगवान की तरफ इशारा करते हैं कि एक काशी का पाउंडर या पौंड्रिक, आप हिस्टोरियन है, आप अच्छी तरह जानते हैं, एक राजा हुआ करता था, उसने श्री कृष्ण को ही बोल दिया कि तू अवतार नहीं मैं अवतार हूं।
और दो दो श्री कृष्ण हो गए थे। ऐसे में फिर उसका वध करना पड़ा और श्री कृष्ण को बताना पड़ेगा कि ये मैं ही श्री कृष्ण हूँ, ये नकली है। तो अब सवाल है कि अब वो काल तो नहीं है पौराणिक जहां हथियार चले। अब यहाँ पे हथियार सिर्फ लोकतंत्र का होता है। लोकतंत्र में मतदान का जो हथियार है, उस हथियार से ही लोग जो सरकार काम नहीं करती उसका शिरच्छेद करती है। शिरच्छेद माने सत्ता से बाहर करती है। ये शब्द शब्दशः उसका अर्थ ये लगाता हूं मैं। तो लेकिन यहाँ पे वो मतदान का शस्त्र भी आपने हट लिया। जनता की स्थिति यदि कर्ण जैसी हो गई कि सही समय पे ब्रह्मास्त्र आदि नहीं आए तो करे क्या? यदि सही समय पे वो जो शस्त्र है वो काम ही नहीं करे, जो शस्त्र काम करेगा वो जो मंत्रोपचार है, वो मंत्रोपचार चुनाव आयोग है। यदि चुनाव आयोग ही बेमानी कर जाएगा तो फिर लोग क्या कहेंगे? रही इनकी नौटंकी की बात, तो आज मुझे एक याद आया। तो मैंने जब आपसे बात हुई थी तो जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, ये अशोक भाई साहब के साथ शेयर कर लेना चाहिए। सरल संपत एक बहुत बड़े व्यंग्य कवि है सर, आपने सुना होगा। तो मित्र उन्होंने हैं, एक बहुत अच्छे नाटक लिखा। आदमी हैं। हाँ, उन्होंने एक नाटक लिखा है तमाशेबाज राजा। उसमें एक पात्र क्या कहता है, और ये सटीक, उनको पता नहीं था कि आने वाले, ये नाटक पहले लिखा गया है, मैं बताऊं आपको, लेकिन कितना सटीक है सही समय पे। उसमें एक पात्र कहता है, ध्यान के 4 रूप होते हैं। ध्यान लगाना, ध्यान रखना, ध्यान खींचना और ध्यान भटकाना। हमारा राजा संसार का पहला ध्यानी है जो ध्यान की ये चारों रूप एक साथ साध रहा है। राजा समारोह पूर्वक ध्यान लगा रहा है, कैमरे का बराबर ध्यान रख रहा है, खूबसूरती से दर्शकों का ध्यान खींच रहा है, सफलतापूर्वक प्रजा का मूल मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। भटका रहा है। ये सरल संपत जी ने पिछले साल लिखा था। शायद उन्होंने वो गुफा वाला ध्यान को ध्यान में रख के किया था, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि जब तक उनकी किताब ये नाटक रिलीज हो जाएगा, कई जगह इसका मंचन भी हुआ है। और जब मैं ये पैराग्राफ मेरे जहन में था तो मैंने ढूंढा उसको, तो मुझे लगा कि आज साझा किया जाएगा। तो ये वो राजा है कि वो ध्यान, किसी ने कहा मुझे, बहुत बढ़िया शब्द किसी ने दिया, बोले ये मेडिटेशन नहीं, ये मीडिया अटेंशन है। इट्स नॉट अ मेडिटेशन, इट्स अ मीडिया अटेंशन। और आपने देखा होगा सुबह सुबह एएनआई का जो मैंने फुटेज देखा, एएनआई ने शब्द जो वायरल हुआ है कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, चल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो ध्यान करते करते एक आंख खोल के देख रहे धीरे से। एक कहानी हमने पढ़ी थी बचपन में, ये जो बगुला भगत जो होता है, वो बगुला जो पानी में बिल्कुल एक पैर ऊपर करके आंखें बंद करके ध्यान लगाता है, तो सारे मछलियों को लगता है कि चलो बगुला सुधर गया। सारी मछलियां सामने आ जाती है और एक हाथ से धीरे से खोल के देखता है, मछली आ गई और चोंच मार के मछलियों को उठा लेता है। तो मैं क्रिटिसाइज इसलिए कह रहा हूं कि इसके कोई मायने नहीं है सर, इसके कोई मायने नहीं। जब विवेकानंद जी ने वहां पे ध्यान दिया और उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने कहा व्हाट इज लाइफ, उन्होंने कहा लव इज लाइफ, हेट्रेड इज डेथ, एक्सपांशन इज लाइफ, कंस्ट्रक्शन इज डेथ। तो लाइफ को जब वो परिभाषित करते हैं तो उस लाइफ में हमारे प्रधानमंत्री जी की लाइफ कहां होती है? जो आदमी पूरे चुनाव के वक्त विपक्ष को कोसता रहा, बजाय ये बताने के लिए कि वो क्या करेगा, किसी के बच्चों के ऊपर कोसता रहा कि इनके बच्चे ज्यादा है, यहां तक कि भाई अपने विपक्ष के नेता का हाथ थर्रा रहा है तो उसका षड्यंत्र ये बता रहे हैं। भाई षड्यंत्र की तो उसकी जांच करनी चाहिए कि अडवाणी जी को घर किसने बैठाया। षड्यंत्र तो वो जांच होनी चाहिए। अरुण जेटली की इतनी जल्दी मृत्यु कैसे हुई, षड्यंत्र की तो वो जांच होनी चाहिए कि गोपीनाथ मुंडे गए कैसे, गाड़ी में डेंट भी नहीं आया, एक्सीडेंट हो गया और वो चले गए। ऐसे कई षड्यंत्र हैं। पांड्या की मृत्यु आज तक सवाल बनी पड़ी हुई है। जस्टिस लोया के ऊपर आज भी किताबें लिखी जा रही है। बहुत सारी चीजें जिसका इन्वेस्टिगेशन करना है, लेकिन इनको ज्यादा चिंता पड़ी है नवीन बाबू की। नवीन बाबू ने दूसरे दिन हाथ हिलाते हुए रिप्लाई दिया कि मेरा हाथ ठीक है, चिंता की बात नहीं, आप अपना जरा ध्यान रखिए। इनका वारिस कौन है? इनके पार्टी में जो झगड़े चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने तलवारें खींच ली है, उधर अमित शाह ने तलवारें खींच ली है, उधर गडकरी जी तैयार बैठे हैं, इधर राजनाथ सिंह मन में इच्छा होती है कि आपस में लड़ गए तो मेरा नंबर नहीं लगेगा। शिवराज सिंह भी सोचता है कि सब झगड़ के मर जाए तो कम से कम मैं ही बचूं तो मेरा नंबर लग जाए।
जब आपके यहाँ झगड़े चल रहे साहब, जिसके चलते हुए आपको चुनाव में नतीजों में इंपैक्ट लगेगा, और आप चिंतित है कि नवीन बाबू के बाद कौन आएगा। आप चिंतित है कि भगवान जगन्नाथ की खजाने की चाबी चेन्नई कैसी चली गई। चाबी चली जाने पे आपका डर है, अभी तक ताला खुला नहीं है, लेकिन देश के तिजोरी पे ताले खोल के लोगों ने डकैती की है कि आपने करवाई है। चंद उद्योगपति इस देश के अब्जोपति, अरबोपति, खरबोपति बने हैं और गरीबी का आंकड़ा नीचे जा रहा है। पता नहीं कौन से 25 करोड़ जनता ये ऊपर अशोक जी, लाती मैं है। तो अशोक जी एक मिनट आपको रोकूं मैं। जैसे एक तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो आपने अभी तक कहा, जिस तरह से सेक्रेटरीज को चेंज किया गया, बाकी सब किया गया, वो एक तो वो 6 महीने का भूचाल दिखाई देता है। एक और भूचाल दिखाई देता है, क्योंकि देखिए कई बार आप चलते चाल कुछ और है, पड़ जाती है उल्टी। ये भी तो संभव है कि अंदरूनी इन लोगों के पास हमसे आपसे ज्यादा बड़े हाथ होते हैं। हम आप तो अपनी आंख से या दोस्तों की आंख से और हाथ से देखते हैं, इनके पास तो सारा इंटेलिजेंस है, सारा कुछ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदरूनी कोई खबर ऐसी आ गई कि भाई अगली बार पूर्ण बहुमत नहीं आने वाला है, इतने पे सिमट जाएंगे, इतने पे सिमट जाएंगे। क्योंकि अभी जिन 57 सीटों पे चुनाव होने हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा उम्मीद करके भारतीय जनता पार्टी नहीं, बैठी है। पूर्वांचल जैसे इलाके में भी बहुत अच्छी हालत दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, तो और कहीं ये सिर्फ ध्यान अशोक भटकाने भाई, का, सिर्फ एक वो बनाने का मामला तो नहीं है? ये 57 की 57 सीटें भी बीजेपी को जाएगी तो मुझे नहीं लगता बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इससे भी, क्योंकि बाकी 6 चरणों में जो हुआ उसमें ऑलरेडी लिखा, आप हर एक की किस्मत लिखी जा चुकी है। पहले 3 फेज में भी जो होना था वो हो गया, और इस आखिरी फेज में भी जो 57 सीटें, उसमें तकलीफ बहुत है, बहुत ज्यादा। सीट सीट पे तकलीफ है। ये भी हमने देखा, उसमें मैक्सिमम पंजाब की सीटें है, यूपी की सीटें है, वहां भी तकलीफ है, 8 सीटें। यूपी में तो अशोक जी वो इलाका है जहां से मैं आता हूं, पूर्वांचल, जहां का हम्म, मैं रहने वाला हूं। बल्कि मेरी अपनी जो घरेलू सीट है उस पर भी चुनाव है। माँ और परिवार आज वोट देगा, कल वोट देगा। तो हम्म, पूर्वांचल का तो मैं बहुत कायदे से कह सकता हूं कि ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये जीरो हो जाएंगे, लेकिन ये भी कह रहा हूं कि ऐसी कोई सीट नहीं है जिसके बारे में ये पूरे सीना तान के कह सकें कि इसको तो हम जीत ही रहे हैं। बनारस जैसी जगह पे सर आप जाएंगे, 7 राज्यपाल लगे हुए हैं, और कौन कौन लगा हुआ है, मतलब 5-5 लोगों की सभाएं, 10-10 लोगों की सभाएं कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। तो ये सवाल अगर ये है, बनारस में ये हाल है तो बाकी जगहों पे क्या होगा, जबकि अमित शाह ने बनारस की कमान संभाली हुई है। बनारस में लोग ये कहते हैं कि सवाल हार का है नहीं, मोदी जी जीतना तय है। टेंशन ये है कि मार्जिन कहीं 50,000 पे आ गया यस। तो ये हार से भी बड़ी हार होगी। मोदी जी की जीत कम से कम 3 लाख के ऊपर ही चाहिए। मोदी जी यदि 1 लाख के नीचे आए, 1000 में यदि मोदी जी आए, तो वो जीत कोई मायना नहीं रहेगी। सारा सारा दामोदमार इस पे है। और अगर एक ग्रामीण घंटे भी क्षेत्र में ट्रेल कर गए, अगर 1 घंटे भी ट्रेल कर गए, तो गोदी मीडिया भी इसको नहीं छुपा पाएगा कि ट्रेल कर रहे हैं। ये इसको भी सोच नहीं, के देखिए कि अगर फिर एक वो घंटे भी ट्रेल बनारस की कर बात गए ही नहीं तो। करेगा। वो बात ही नहीं करेगा बनारस की। वो उस सीट की जी। बात करेगा जहां मार्जिन ज्यादा है। हम्म। रॉबर्टगंज जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी एकदम हेडलाइन में हो जाएगी यदि वहां पे मार्जिन ज्यादा मिला तो। अभी भी गोदी मीडिया में वो हिम्मत नहीं आई। हिम्मत इसलिए नहीं आई है कि 90% गोदी मीडिया की जो मालिक है उनकी पूंछ पे पैर रखा हुआ है। हर मालिकों ने अथाह काटा है पत्रकारिता के दम पे। मैं ऑर्डिनरी वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं कहता हूं, लेकिन मालिकों ने, बड़े संपादकों ने अच्छी चांदी काटी है, और उनको कभी लगा नहीं था कि सरकार उनको भी ईडी का डर दिखाएगी। ईडी सबके लिए सेम है। पत्रकार को तो कोई ऐसा कोई कानून तो है नहीं इस देश में, संविधान ने कोई अधिकार तो दिए नहीं है। ये स्वयंभू अपने आप को बड़े समझते हैं तो ये बात अलग है। सामान्य इंसान के जो अधिकार है उनके हैं। तो ईडी का प्रकोप से वो भी डरे हुए हैं। इसलिए जब तक सरकार जाती नहीं या मोदी जी जाते नहीं, तब तक इनकी हिम्मत नहीं होगी कि एक शब्द भी बोलने के लिए। अपमानित होते हैं मोदी जी, उन्हीं को मुंह पे डांट लगाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि इतने चरण वंदना करने के बाद भी डांट क्यों खा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, बोल नहीं सकते। और जो बोल सकते हैं वो बोल रहे हैं लगातार। जिनका अपना क्लीन रिकॉर्ड है, जिनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से कोई डर नहीं है। आपको नहीं है, हमको नहीं है, तो हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ ईडी के अधिकारी आए तो तरस खा के कुछ दे के ही जाएंगे।
कि ये दे दो। तो कुल मिलाकर जो ये माइनॉरिटी सरकार चला सकते हैं। दो हम इसको दो प्लान में देखते हैं। यदि ये 230 240 पे आ गई और बीजेपी में विद्रोह हो गया और नया नेता चुनने के लिए प्रेशराइज्ड हो गए और नया नेता चुना गया, ऐसे में संघ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी रहेगी, क्योंकि हर सांसद कहीं ना कहीं संघ से जुड़ा हुआ है। ऐसे में नया नेता कौन आता है, वो नेता क्या बाकी सीटों का जुगाड़ कर सकता है, क्या एनडीए नया बन सकता है, नए एनडीए का गठन होगा। वर्तमान एनडीए के भरोसे तो जी नहीं सकते। वर्तमान में नीतीश कुमार को यही मालूम नहीं 4 तारीख के बाद वो कहां होंगे। शिंदे बड़ा है, 13 सीटों का शिंदे का ग्रुप है, उसमें शिंदे को 2 सीटें नहीं मिल रही है। शिंदे खुद अपनी वजूद तलाशेंगे। टीडीपी का यह हाल है कि जिसके साथ चुनाव लड़ा उसके साथ सरकार भी नहीं रहता, वो रिकॉर्ड है उसका। तो ऐसे में क्या नया एनडीए का गठबंधन होगा, और नया एनडीए जो बनेगा वो उस व्यक्ति के। कौन सी ऐसी पार्टियां हैं इंडिया की जो जा सकती हैं नए एनडीए में? सर सारी पार्टी, कोई भी पार्टी जा सकती है, प्रोवाइडेड इंसान कौन आता है, लीडर कौन होता है। योगी आदित्यनाथ आते हैं, अमित शाह आते हैं। अमित शाह आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो कोई साथ देगा। फिर क्या आता है, राजनाथ सिंह आते हैं। तो राजनाथ सिंह के लिए कौन कौन आ सकता है? राजनाथ सिंह के यूपी में ऑलरेडी एक सीट है, तो क्या राजनाथ सिंह का साथ देने के लिए अखिलेश आ जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यदि नितिन गडकरी का नाम सामने आता है तो महाराष्ट्र की 48 सीटें पीछे खड़ी हो जाएंगी, महाराष्ट्र की अस्मिता पे। क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही तो बाकायदा शिवसेना से लेकर तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, ये मराठी प्राइड है। फिर उस व्यक्ति के संबंध कैसे भाई? फिर उनके लिए तो जुगाड़ करने के लिए शरद पवार ही मैदान में उतरेंगे। नितिन गडकरी के लिए उनके बड़े अच्छे संबंध है। फिर इंडिया लेकिन गठबंधन के कई लोग हैं। अगर पैरेलल इंडिया गठबंधन शरद पवार को घोषित कर दे तो खेल तो बहुत सारे हो सकते हैं। नहीं, सवाल ये है शरद पवार को घोषित करेगा कौन? प्रॉब्लम है, इंडिया शरद पवार गठबंधन। को घोषित करेगा, इंडिया गठबंधन करेगा, लेकिन फिर 48 सीटों पे क्या आप प्राइम मिनिस्टर पद ले लोगे? यहां मैं 200 से ज्यादा की सीटों का नेता बोल रहा हूं। वहां तो वो तय करेगा कांग्रेस गठबंधन किसको देना है। और यदि कांग्रेस तय करेगा तो शरद पवार को कतई नहीं मानेगा, ये बात तय है। शरद पवार को वो एक डिस्टेंस के साथ ही साथ में रखते हैं। और ये शरद पवार स्वयं कह चुके हैं, 48 सीटों के भरोसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता कोई। मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र की 48 मेरे पीछे खड़ी हो जाएगी अक्रॉस द पार्टी लाइन, लेकिन आगे क्या, बाकी जगह क्या? कई चीजें हैं। इंडिया गठबंधन क्या सरकार बनाने के लिए कीन है क्या, ये भी देखना है। इंडिया गठबंधन जो है वो कीन है कि नहीं सत्ता में आने के लिए, या वो मोदी की घर वापसी चाहते हैं बस, ये भी देखना है। कई लेकिन फैक्टर्स है इसमें। इन सब के बीच में मैं चाहता था कि थोड़ा सा आप लोगों को जरूर बताएं क्या असर पड़ता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सामान्य अधिकारियों का ट्रांसफर है इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट नहीं में। नहीं 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 नहीं, मैं ये एक बहुत बड़ा, मैं इसको बहुत बड़ा ये मानता हूं। सबसे पहले इसमें 2-3 चीजें हैं सर। आज तक कभी किसी भी चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त को Z+ सिक्योरिटी नहीं दी। चुनाव आयोग की जान को खतरा क्यों हो सकता है? चुनाव करवाना एक खतरा नहीं है। शेषन जैसा अधिकारी थे जिन्होंने राजनीतिक दलों को पानी पिला दिया था, इसके बावजूद उन्होंने कभी जेल सिक्योरिटी या उनको नहीं दी गई। क्या ऐसा सोचते या इंटेलिजेंट रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग ने यदि नतीजे बहुत ही विपरीत घोषित कर दिए और अनरेस्ट हो गया तो ऐसे में चुनाव आयोग की रक्षा करने के लिए अभी से सिक्योरिटी देना जरूरी है? क्या ऐसा इनपुट है? ऑन व्हाट इनपुट Z+ was given to the chief election commissioner? That is the question, Rajiv Kumar. Or who threats him? Nobody.
और यदि आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करने से आतंकियों ने थ्रेट की या नक्सलियों का थ्रेट है, तो फिर जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा तो उन उम्मीदवारों को देनी चाहिए जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे। ठीक बात है। आप तक दिल्ली तो में पहुंच बैठने ही वाले नहीं है। अधिकारी को क्यों? वो एक है, पहला पॉइंट वो था। दूसरा, फिर ऑल ऑफ अ सडन मनोज पांडे जी को, जो अपने सेनाध्यक्ष है, आर्मी के जो चीफ है, उन्हें एक्सटेंशन दिया 1 महीने का, कैबिनेट डिसीजन लिया। मुझे नहीं लगता कि आर्मी का अध्यक्ष कौन होना चाहिए ये कैबिनेट तय करती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके जो चीफ है, ये उनका संगठन तय करता है और सीनियरिटी से होता है। आधे आधे घंटे का फर्क पड़ता है, आधे घंटे पहले ज्वाइनिंग होती है, आधे घंटे बाद उसमें सीनियरिटी होती है। और आर्मी में जनरली सीनियरिटी एक्सचेंज नहीं करते। आप तब देते उनको कि भारत और पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में, चाइना भारत युद्ध की स्थिति में, ऐसे में रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए ये कोई नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट नहीं है कि आपने किसी भी अरे गहरे नत्थु खरे को उठाया और मंत्री बना दिया। वहां जो आदमी सेना अध्यक्ष बनेगा मनोज पांडे जी की जगह पे, वो भी मनोज पांडे जी से इतनी ही सर्विस दे चुका है सेना में, सिर्फ 1 आध साल की कमी होगी या 2 साल से जूनियर होगा। वो भी सेकंड लेफ्टिनेंट, क्योंकि तब जब उन्होंने ज्वाइन किया होगा तो तब सेकंड लेफ्टिनेंट पोस्ट थी, अब नहीं है। वो भी सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर करके पहुंचा होगा। वो अनएक्सपीरियंस नहीं है, वो इतना ही एक्सपीरियंस्ड है जितना मनोज पांडे जी है। और अभी मनोज कल पांडे जी रात को, को कल रात को ज्वाइंट सेक्रेटरीज लेवल पे 10-12 नियुक्तियां नहीं हुई हैं। हाँ हुई ना, कल की खबर है। मैं हाँ, ये किस लिए? क्या लिपापोती करने के लिए? यही पूछ रहा हूं मैं उसके आपसे बाद जो कल मुझे की लगा, खबर। डीआरडीओ के जो चेयरमैन है यस। कामत साहब, डॉक्टर कामत, उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया, जबकि उनका जून में टेन्योर खत्म होता था। सरकार रुक जाती। डीआरडीओ इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना है? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर खोला गया है डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, उसमें बहुत सारी अडानी की कंपनियां हैं। कई लोग कहते हैं कि उनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, तभी काम दिए हैं, बड़े बड़े काम दिए हैं। क्या इसको लिपापोती करने के लिए आपने वो रखा है? यही, लेकिन आपने अशोक जो जी सवाल सेक्रेटरीज यही के तो ट्रांसफर बनता है। किए, वो मैं सेक्रेटरी लॉ है। सेक्रेटरी मतलब कहाँ पोस्टिंग किया आपने? सेक्रेटरी लॉ बदला है। मैं जो सर जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर अपनी गवर्नमेंट की वापसी के लिए इतना ही कॉन्फिडेंट हैं, तो जिसको 31 जून का समय था इनके पास, 4 जून को रिजल्ट आएगा, 5, 6, 7 जून को सरकार बन जाएगी, बढ़ा देते। ये पहले जो बढ़ा रहे हैं उसमें एक पक्ष तो जो है सारे लोग कह रहे हैं वो तो मेरी समझ में आ रहा है, दूसरा पक्ष ये भी तो हो सकता है कि ये डर हो कि सत्ता नहीं आ रही है वापस, वरना क्या जल्दी थी, नहीं 1 हफ्ते नहीं, बाद वही कर है। देते। मैं उसी के लिए मैं कह रहा हूं, सत्ता आने की कॉन्फिडेंस आपको ये जल्दबाजी नहीं करने देगा। यस। इट्स नॉट मतलब लॉ लॉ सेक्रेटरी आपको अपना क्यों चाहिए? लोकपाल में आपका सेक्रेटरी आपको अपना क्यों चाहिए? यही तो। कमीशन फॉर सिलेक्शन और कमिटी, उसमें अपना सेक्रेटरी क्यों चाहिए? व्हाई दिस की पोस्ट? डीआरडीओ क्यों? बाकी जगह काम रुके हुए क्योंकि आचार संहिता है। और ये कोई असामान्य स्थिति नहीं है, क्योंकि चुनाव यही बात मैं कह सामान्य रहा हूं। स्थिति में ही किए जा सकते हैं। जब चुनाव होते हैं तो चीजें सामान्य मानी जाती हैं, असामान्य स्थिति में चुनाव भी नहीं होते। और जब इलेक्शन प्रोसेस में है, आखिरी चरणों का, 2 चरणों का वोटिंग बच रहा है, आपको एक 10 दिन में आपकी नई सरकार का गठन होना है। व्हाई नाउ? यही तो पूछ व्हाट इज रहा द हूं। रीजन? क्या अपने लोगों का प्लेसमेंट है, या आपको लगता है कि नई सरकार आने के ऊपर ये प्लेसमेंट भगाएंगे नहीं? वो सवाल ये है कि ये काम करके आप ये बता रहे हो, या मुझे और भी इसके आगे जाता हूं, पता है कि आपकी मेजोरिटी नहीं आ रही और आपको यह भी पता है कि आप सत्ता छोड़ने वाले नहीं हो, आप माइनॉरिटी की सरकार चलाओगे, कोर्ट में केसेस जाएंगे, ये होगा वो होगा। ऐसे में यदि सिविल अनरेस्ट हो गया तो आपको आर्मी का चीफ वो चाहिए जिसको आप जानते हो। मैं ये कहते हुए मनोज पांडे जी के ऊपर कोई अपेक्षा नहीं लगा रहा हूं। मैं मनोज पांडे जी को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने आर्मी के अध्यक्ष होने के, सेना चीफ होने के नाते उन्होंने जो काम किए वो काबिल तारीफ है। कोई बिल्कुल। सेना पे करप्शन से लेके कोई चीज नहीं लगी, बाकायदा अपनी पूरी सीमाएं सुरक्षित रखी।
पांडे जी के रिटायरमेंट के बाद अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। मैं पांडे जी पे अपेक्षा नहीं ले रहा हूं, लेकिन नया सेनाध्यक्ष आएगा, उसके साथ ट्यूनिंग है नहीं है, और मैं इस कॉन्फिडेंस से भी हूं कि मेरी देश की सेना कभी धर्म जाति से ऊपर उठ के काम किया है। उन्होंने राजनीति में कभी अपने आप को आने भी नहीं दिया, और कल ऐसी स्थिति आती है तो सेना सोच समझ के विवेक पे अपना काम करेगी, क्योंकि सेना के लिए सबसे दुखदाई काम यदि कोई है तो अपने खुद के लोगों के खिलाफ बंदूक उठाना। मुझे याद है राजीव गांधी इसके इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिखों का जो हत्याकांड हुआ, उसमें दिल्ली कानपुर के बाद इंदौर शहर में भी बहुत हुआ। तब मैं इंदौर में फ्री प्रेस जर्नल में रिपोर्टर था। तब हमने देखा कि 2 दिन, और ये अजीत जोगी जो चीफ मिनिस्टर रहे छत्तीसगढ़ के, कलेक्टर थे हमारे, जब 2 दिन इंदौर संभलने की स्थिति में नहीं था, उसके बाद आर्मी को इंदौर हैंडओवर कर दिया, और आर्मी ने जब वहां से वो आए महू कैंटोनमेंट एरिया से, फौज जब गश्त लगाने लगी, तब एक अधिकारी ने हमको कहा कि आपको लगता है कि हमको अच्छा लगता है, आर्मी के लिए सबसे दुखदाई है जब वो हथियार लेके अपनों के बीच उतरता है। आर्मी खुश नसीब समझती है अपने आप को जब आपदा में हम आके देशवासियों की रक्षा करते हैं। सीमाएं तो हम रोकते ही है, सीमा की रक्षा तो करते ही है, लेकिन कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूस्खलन हो जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, तो हम पूरी ताकत के साथ, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होती है, वो मैन पावर है, तो हम पूरी झोंक देते हैं अपने आप को। लेकिन जब गश्त डालते हैं, अपने वालों के ऊपर शूट एट साइड करते हैं, उससे ज्यादा दर्द भरी बात हमारे पास नहीं। ये देखिए, ये क्या सोच रहे, इस पे हम बात कर रहे हैं। क्या होगा इसकी कोई गारंटी वो अलग हो सकता है, हो सकता है उस टाइम पे राष्ट्रपति महोदया का ही जमीर बोल दे कि नहीं, ये नहीं होने दूंगी मैं, या आर्मी कहेगी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज लेट द पावर हैंड करो। लेकिन होता क्या है सर, मुझे डर वो नहीं है, मुझे मेरे आर्मी पे विश्वास है, लेकिन मुझे डर किस बात का है? सवाल घर पे मौत होने का नहीं है, डर मौत ने घर देख लिया इसका है। एक समय था कि गुंडे बदमाशों को नेता यूज करते थे बूथ कैप्चरिंग के लिए, लोगों को धमकाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। बाद में गुंडों को लगने लगा कि अरे हम इनको चुनाव जीतवाते हैं तो हम क्यों नहीं लड़े, और सारे गुंडे बदमाश चुनाव लड़ने लगे सर। और जब सारे गुंडे बदमाश चुनाव लड़ने लगे तो आज हमको दिखता है वर्तमान प्रधानमंत्री के कैबिनेट में 33% लोग दागी हैं, और वो भी भयंकर अपराध के साथ, डकैती, लूट, हत्या का प्रयास। ये क्यों होता है? क्यों टेनी महाराज चाहिए आपको? क्यों आपको बृजभूषण शरण सिंह चाहिए? बाहुबली जिसको हम कहते हैं, क्यों चाहिए भाई? क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। यदि आप आर्मी का बार बार ऐसा यूज करते जाओगे तो आर्मी को लगेगा कि यदि इनको सियासत चलाने के लिए हमारी जरूरत है तो हम ही सियासत क्यों नहीं चलाए। ये रोपण ऐसा ही होता है, जैसा पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में इसीलिए मुझे लगा, और मुझे अच्छा लगता कि मनोज जी, हालांकि मनोज जी के विवेक पे मैं कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मेरा भी थोड़ा माइंडसेट वैसा है, मैं सैनिक स्कूल छतरा का स्टूडेंट हूँ, 62nd एनडीए के लिए सिलेक्ट हो गया था। स्पाइन में स्पाइना बाइफिडा एलबीएस 5 डिफेक्ट, तो मैं मेडिकली अनफिट हुआ। मेरे बैचमेट जो है हृदय साहनी, अभी अभी रिटायर्ड हो गया मेजर जनरल पोस्ट पे, बाकी मेरे बैचमेट्स कई ब्रिगेडियर हुए। तो मैं जानता हूं माइंडसेट आदमी का। मनोज पांडे जी ने एक्सटेंशन लेने के बजाय नए आदमी को अपॉइंट कर लेना चाहिए, डिसिप्लिन हो जाती है। तो कुल मिलाजुला के सिचुएशन ये है कि ये तैयारियां सत्ता में बने रहने के लिए हैं, या सत्ता अगर चली जाए तो अपनी खाल बचाने के लिए है। अभी कह पाना जल्दी है, अभी ये देखना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं भी दुनिया भर का राजनीति, दुनिया भर का इतिहास पढ़ता रहता हूं, यही काम बरसों से है। तो कई बार आप जिसे इक्का समझ के फेंकते हैं वो जोकर साबित हो जाता है। आपके हाथ से निकलता है इक्का, और जब मेज पे पड़ता है तो पता चलता है वो तो जोकर था, और कई बार उल्टा होता है, जोकर इक्का बन जाता है।
कई बार ऐसे नेता, अब इस देश में किसी ने सोचा था कि इंदर कुमार गुजराल कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बने साहब, प्रधानमंत्री बने, इतिहास में दर्ज है। तो चीजें राजनीति में बहुत बदलती हैं, कंट्रोल करने की ज्यादा कोशिश कई बार नाकाम होती है, कई बार सफल भी हो जाती है। मोटा-मोटी बात ये है, सरकार किसी की बने, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं। और पहले दिन से, जब से मैंने अशोक जी के साथ ये शो शुरू किया है, हम लगातार एक ही बात कहते हैं कि हमारी चिंता ये है कि ये देश लोकतंत्र से चले। इस देश में किसी की सत्ता आए, कल कांग्रेस की आए, परसों बीजेपी की आए, नरसों सपा की आए, किसी की भी आए, सत्ता हस्तांतरण बिल्कुल शांति से हँसते-खेलते हो। एक पक्ष शपथ ले रहा हो, दूसरा पक्ष ताली बजा रहा हो, अंदर-अंदर तैयारी कर रहा हो कि अच्छा बेटा करो गलती, फिर हम तुमको बताते हैं। शानदार विपक्ष हो, शानदार पक्ष हो, और साथ में हमारे जैसी जो जनता है, जो जिसे बोलने का हक बना रहे, जो सवाल उठा सके, बीजेपी पर भी, कांग्रेस पर भी, किसी पर भी हमें खरीदने की कोशिशें करने वाले लोग भी हों, और ऐसे लोग भी हों जो बिकने से इनकार कर दें। इन सब से मिलकर जो देश बनता है, वही असली लोकतंत्र होता है। और वही होगा तो आपको मजा आएगा, वही होगा चलो, तो आपकी आज जिंदगी बेहतर बनती रहेगी और शानदार बनती रहेगी। अशोक जी, आज खत्म आज करना आपने चाहूंगा मैं जी। अशोक जी उन लोगों को रिलीफ दिया जो बेचारे खरीदार ढूंढते रहते हैं कि आपको खरीदने वाले भी आए। ऐसा हाँ, बोल के उनको लगा कि चलो, कम से कम उनकी कोशिश उनकी करके तो आशा देखें। उनकी आशा उनका आशा का दीप आपने प्रज्वलित रखा है, ये अच्छा किया। और साथ साथ में ये है कि ऐसा करेंगे तो शायद उनकी गलतफहमी भी टूट जाएगी। और ठीक हाँ। है, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।